टाइगर कंजर्वेशन सेंटर या टाइगर संरक्षण पार्क। उसके अलावा हमारे पास में आते हैं कंजर्वेशन सेंटर या ब्लैक डियर पार्क, ब्लैक डियर या कृष्ण मृग पार्क, और फिर आता है कंजर्वेशन सेंटर। ये हमारे पास में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के 3 और हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टाइगर को सुरक्षित किया हुआ है, वो कितने हैं? टाइगर रिजर्व 5 हैं। उसमें 3 तो अपन ने देखा था, किसमें आगे कौन कौन से हैं? एक तो रणथंभौर, मुकुंदरा, सरिस्का, चौथा रामगढ़ विषधारी, और 5वां करौली धौलपुर। करौली धौलपुर नाम से जो पार्क है वो बिल्कुल रिसेंट में स्थापित हुआ है, करौली धौलपुर। 5 जो है में टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर का संरक्षण होता है। और टाइगर जो है, जो संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है 1 अप्रैल 1973 से, किसकी सहायता से चल रहा है कार्यक्रम? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम ने जो है हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम चला रखा है। 5 टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम 5 स्थानों पर चल रहे हैं। फंडिंग WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स फोरम से आती है। 1 अप्रैल 1973 से जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं। इसके बाद में हम आगे देखें, पहले हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है पर्यावरण, ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास में 3 आती है। सबसे पहले आती है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को एक लाइन के अंदर कोई बता सके? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? पहले तो CO2 लगभग 60% रोल करती है, मैथेन लगभग 20% रोल करती है, CFC जो है लगभग 14% रोल करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लगभग 6% रोल करती है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। 4 गैसेज ग्लोबल वार्मिंग की गैसें हैं। अगर क्वेश्चन से आता है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस से होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में मैथेन, उसके बाद में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या चीज़? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और ये सूर्य है। सूर्य से जो विकिरण आ रहा है वो माइक्रोवेव्स है, सूक्ष्म तरंगे हैं। सूर्य का विकिरण जो आ रहा है इस वायुमंडल को क्रॉस करते हुए धरती तक पहुंचता है। हमारे वायुमंडल में सूर्य का विकिरण एंटर करेगा, धरती तक पहुंचेगा, और उसके बाद में धरती या पृथ्वी जो है इस सूर्य के विकिरण को ग्रहण करेगी, और इस सूर्य के विकिरण को ग्रहण करने के बाद में पृथ्वी जो है कुछ समय पश्चात विकिरण को ग्रहण करते करते पृथ्वी वापिस सूर्य के विकिरण का उत्सर्जन करने लग जाएगी। ये पृथ्वी सूर्य के विकिरण का उत्सर्जन करने लग गई। सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर आ रहा है, सवेरे 8 बजे सूर्य, 6 बजे सूर्य चमकने लग जाता है,
दिन भर सूर्य चमक रहा है, 12, 1, 2 बजे तक सूर्य किरणें पृथ्वी पर गिर रही है, पृथ्वी उस विकिरण को ग्रहण कर रही है। बाद में पृथ्वी इस विकिरण का वापस उत्सर्जन करना शुरू कर देती है। पृथ्वी लेते लेते पृथ्वी के अंदर सैचुरेशन आ गया, पृथ्वी अपना विकिरण जो है उत्सर्जन करती है। अब ये जो वायुमंडल की परतें हैं, अगर इस वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा है या मैथेन गैस ज़्यादा है, तो मैथेन गैस या CO2 गैस जो है इस वायुमंडल के अंदर एक परत के रूप में जमा हो जाएगी। CO2, मैथेन, CFC ये परत के रूप में जमा हो जाती है। ये क्या करती है, सूर्य के विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म तरंगें हैं। पृथ्वी जो विकिरण कर रही है, जो मध्यम तरंगों के रूप में है, वो इस लेयर से पार नहीं कर पाता है, वो इस लेयर को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी तरंगें थोड़ी बड़ी है। जितनी तरंगें सूक्ष्म होगी, पेनिट्रेशन उतना क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी जो है, जो ग्रहण किया पृथ्वी ने विकिरण, वो वापस इस कार्बन डाइऑक्साइड की, मैथेन की जो ये लेयर है हमारे वायुमंडल के बाहरी परत पर, उस लेयर को पार नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ने लग जाएगा। वायुमंडल के तापमान के बढ़ने को ही हमने क्या कहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहा। वायुमंडल का तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अभी गर्मी पड़ रही है, आप अंदाज लगाइए, सूर्य जो है वो 12 बजे, ये चल नहीं रहा भाई, सूर्य जो है वो 12 बजे सबसे ऊपर की तरफ है, लेकिन गर्मी पड़ना शुरू कब होती है, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद में गर्मी शुरू होती है, क्योंकि 2 बजे तक पृथ्वी विकिरण को ग्रहण कर रही है, उसके बाद में पृथ्वी विकिरण का उत्सर्जन कर रही है। और जितना हम हाइट पर जाएंगे, वैसे वैसे विकिरण की मात्रा क्या होती जाएगी, पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, विकिरण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए इस समय हिल स्टेशन क्या है, ठंडे हैं। मनाली, शिमला, जितने भी हिल स्टेशन है वो सारे ठंडे क्यों हैं अभी। माउंट आबू बीकानेर की तुलना में 5-7 डिग्री सेल्सियस कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, विकिरण की मात्रा कम होती जाएगी। तो सिंपल ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी बर्निंग इशू। आज के टाइम में सबसे चर्चित मुद्दा है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना, और वायुमंडल के तापमान बढ़ने, पृथ्वी में वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ना, मैथेन की मात्रा बढ़ना, CFC की मात्रा बढ़ना, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, और इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पिछले 10 सालों के अंदर पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का औसतन बढ़ चुका है, और ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी के जो पोल्स है, ध्रुव है, अपन ने पढ़ा है ध्रुव क्या है, ठंडे हैं, बर्फ़ से जमे हुए हैं। ध्रुवों पर क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी। आए दिन अखबार में आता है ध्रुवों पर बर्फ़ के पिघलने की दर बढ़ रही है। बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का पानी का तल क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, और समुद्र में पानी का तल ऊपर आएगा तो समुद्र के किनारे जो शहर बसा हुआ है, उस शहर के क्या होगा, वहाँ बाढ़ आएगी, वो पानी में डूबने का खतरा आएगा। तो वो क्या होगा, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग है। जितनी भी हमारी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही है, जो भी हमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं कहते हैं, उन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बायोडाइवर्सिटी लुप्त हो रहा है, हर दिन किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी एनिमल्स की प्रजाति जो है वो लुप्त हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होना, बायोडाइवर्सिटी का लुप्त होना, बेमौसम बरसात आ जाना, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, किसी स्थान पर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की रेट तेज़ थी, CO2 की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ी, बादल ज़्यादा बढ़े, और वहाँ पर क्या हुई, बारिश ज़्यादा हुई, तो वहाँ क्या हो गया, बाढ़ का खतरा हो गया। जितनी भी हमारी प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक दुर्घटनाएं, उनके पीछे मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो सरल भाषा में इसको उतना ही कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना, पृथ्वी के वायुमंडल में इन 4 गैसों की मात्रा बढ़ना, और इससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्रुवों पर बर्फ़ पिघलने की दर बढ़ेगी और बाढ़ग्रस्त होंगे,
समुद्र के किनारे बसे हुए शहर समुद्र में डूब सकते हैं। मालदीव के बारे में तो कहते हैं कि मालदीव आने वाले 20-30 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बॉम्बे को निरंतर तेजी से जो है, बॉम्बे का समुद्र तल का पानी निरंतर आगे आ रहा है। 4 गैसें अगर वो पूछे सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस करती है, CO2 गैस। बाकी इन 4 गैसों का नाम देखिए, इनका नाम है ग्लोबल वार्मिंग गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग गैसेज। बायोडाइवर्सिटी, आपने एक नाम सुना होगा, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आजकल बहुत कॉमन वर्ड है ये, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसे कहते हैं? व्हाट इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? वह क्षेत्र जहाँ बायोडाइवर्सिटी तो सब समझते हैं ना, जैव विविधता किसको कहते हैं, तो सारी समझते हैं, अलग अलग तरह की प्रजातियों का मिलना। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी क्षेत्र पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रजाति के प्लांट और एनिमल्स है, लेकिन वो तेजी से क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। भारत में 2 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। ये अगर अपन इंडिया का नक्शा देखें, इसको मिटाने का कैसे है भाई? इंडिया का अगर अपन नक्शा देखें, इसमें नक्शा फीड ही कर दीजिए ना फिर आप। ये हमारे पास में इंडिया है। ये इलाका कहलाता है बॉम्बे, गोवा, महाराष्ट्र का है, गोवा का है और कर्नाटका का है, ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। और ये जो आसाम, मेघालय, मणिपुर, ये कहलाता है ईस्टर्न हिमालय। ये 2 क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी तेज़ी से क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। इसलिए ये 2 क्षेत्र क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ बायोडाइवर्सिटी खूब है परंतु वह तेज़ी से ख़त्म भी हो रही है, ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर 2-3 ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो है क्या चीज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये क्यों कहा जाता है? इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्या चीज़ है? हाँ, ये सारे गैसेज जो मैंने बताया ना, CO2 है, मैथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 4 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा? रूस के अंदर, कनाडा के अंदर, वहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंड रहती है। गर्मियों के अंदर ही टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि बीजों के अंकुरण के लिए हमें क्या चाहिए, तापमान चाहिए। तापमान होगा तभी बीज खेत में अंकुरित होंगे, अन्यथा बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो जो ठंडे प्रदेश है, रशिया है, कनाडा है, या उत्तरी यूरोप के जो देश है, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, वहाँ क्या है कि खेतों को जो है कांच के एक प्लेट से, ये जैसे खेत है, उसके अंदर बीजों की बुवाई करने के बाद में खेत को कांच के एक प्लेट से या कांच के एक पात्र से ढक देते हैं। खेत को पूरा का पूरा ढक दिया, नीचे बीजों की बुआई। अब बहुत हल्का सूर्य आ रहा है, सूर्य का विकिरण इस कांच के पात्र को पार करते हुए यहाँ तक आ रहा है, और ये विकिरण जब वापस जाएगा तो वापस इस कांच के पात्र को पार नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, इस कांच के पात्र के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। ये कांच का एक ग्रीन, कांच का एक ढक्कन टाइप अपन कह सकते हैं, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। इस कांच के ढक्कन को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस, और इसी के नाम से ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम पड़ा हुआ है। इसी के नाम से ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम पड़ा। तो ग्रीन हाउस क्या चीज़ है? कांच का एक ढक्कन या कांच का एक बड़ा पात्र जो खेतों को ढकने के काम में लेते हैं, काम पर ठंडे प्रदेशों में, ताकि बीज गर्मी से अंकुरित हो
और बीज अंकुरित हो तो खेती हो सके, अन्यथा ठंडे प्रदेशों में खेती नहीं होती। बीजों को अंकुरण होने के लिए गर्मी चाहिए थोड़ा सा, तो गर्मी कांच के पात्रों से लाते हैं। उन पात्रों को ग्रीन हाउस, ग्रीन रंग का पात्र होता है, ग्रीन हाउस कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम ग्रीन हाउस। तो 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ है, ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, कौन सी गैसेज ग्रीन हाउस है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। दूसरा आपने ग्लोबल प्रॉब्लम्स आती है, वो आती है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। नाम सुना होगा आपने, एसिड रेन या अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है, अम्ल वर्षा है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस SO2 है, और थोड़ी मात्रा में गैस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, और मोस्टली जिम्मेवार गैस कौन सी है, SO2 है। अम्ल वर्षा होती क्या चीज है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये हम ईंधन खनिज को जलाते हैं। ईंधन खनिज अपने पढ़ा है अच्छी तरह से, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, ईंधन खनिज को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये वायुमंडल में जाने के बाद में नमी से क्रिया करके और अल्टीमेटली किस में बदल जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। अल्टीमेटली किस में बदल जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगी। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल पानी की बूंदों के साथ, जब बारिश होगी पानी की बूंदों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल धरती पर गिरेगा, तो जहाँ जहाँ अम्ल गिरेगा भूमि में अम्लता बढ़ जाएगी। और अपन ने पढ़ा अच्छी तरह से, अम्लता क्षारीयता बढ़ने से भूमि क्या होती है, बंजर होती है। अपन लगभग उदासीन pH पर खेती करते हैं, pH अम्लीय होगी तो क्या होगा, खेत खराब हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना और सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर पानी की बूंदों के साथ साथ में खेतों पर गिरना ये क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। इसके जुड़ा एक क्वेश्चन आता है, अपन ने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ईंधन खनिज से निकलती है। एक है मथुरा रिफाइनरी, जैसे अपने बाड़मेर में रिफाइनरी है, वैसे क्या है, मथुरा में रिफाइनरी है। रिफाइनरी में क्या होता है, पेट्रोल को जलाते हैं, साफ करते हैं, क्रूड को साफ करेंगे, वहाँ क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो किस में बदल जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगी। और वो गैस वायुमंडल में जाकर के सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल गई। मथुरा के जस्ट पास में क्या है, आगरा है, और आगरा में क्या है, ताजमहल है। तो इस रिफाइनरी से जो गैस निकलती है वो अम्ल में कन्वर्ट होकर के और धीरे धीरे बारिश के साथ में उसकी बूंदें ताजमहल पर भी गिरती हैं। तो बार बार जो एनवायरनमेंट से जुड़े लोग हैं वो मांग करते हैं कि मथुरा रिफाइनरी को रिप्लेस किया जाए यहाँ से। ताजमहल के अस्तित्व को खतरा है, ताजमहल पीला पड़ रहा है, ताजमहल का जो मार्बल चमकदार वाइट कलर था वो मार्बल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, किसकी वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से। तो ये एक अम्ल वर्षा, ये भी है प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती है ओजोन क्षति, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षति क्या चीज होती, किसकी वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे करता है ये ओजोन क्षति जो होती है वो CFC की वजह से होती है। कैसे होती है, CFC का इस्तेमाल अपन कहाँ करते हैं, AC में, फ्रिज में, जितने भी कूलिंग एजेंट है उसमें हम CFC गैस भरते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन से बनी है, फ्लोरीन से बनी है और कार्बन से बनी है। ये गैस AC से निकलती है, फ्रिज से निकलती है और जितनी भी चीज़ें उससे निकलती है। गैस वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में आपको पता है हमारे कई मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के अंदर ओजोन मंडल, वायुमंडल में एक ओजोन मंडल है। अब ये जो CFC गैस निकल रही है फ्रिज से, AC से, ये निकलने वाली CFC गैस जो है वो ओजोन मंडल तक पहुंचती है, ओजोन मंडल में पहुंचती है। ओजोन मंडल में क्या होता है, 3O2 = 2O3।
3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर के 2 ओजोन के अणु बनाते रहते हैं, यानी ओजोन मंडल निरंतर बनता रहता है। ओजोन परत जो होती है वो निरंतर बन रही है। 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर के और 2 ओजोन के अणु निरंतर कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये गैस पहुंचेगी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये टूटेगी क्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर और कार्बन के अंदर। और ये जो क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन जो है वो जाकर के और इस ओजोन का अणु जो बन रहा है उसको नष्ट कर देगा, ओजोन के अणुओं को नष्ट करेगा। CFC के अंदर जो क्लोरीन है वो जाकर के ओजोन के अणु को नष्ट करेगा, और ओजोन का अणु नष्ट करने से ओजोन परत की मोटाई क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब वो बनने की दर तो है स्लो और नष्ट होने की दर है तेज, तो मोटाई क्या होगी, कम होगी। और मोटाई कम होगी तो क्या होगा, ओजोन परत में छेद हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा छेद कहाँ पे हुआ है, ओजोन परत पर हमें छेद कहाँ मिलता है, अंटार्कटिका के ऊपर। क्योंकि मोटाई कम होते होते किसी न किसी स्थान पर मोटाई बहुत ज़्यादा कम हुई तो क्या हुआ, छेद हो गया। अब इस ओजोन परत का काम क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, अल्ट्रावायलेट किरणें पराबैंगनी किरणों को रोकना। अब ये इसकी मोटाई कम होगी तो ये पराबैंगनी किरणों को कम रोकेगी, कम रोकेगी तो क्या होगा, धरती तक पराबैंगनी किरणें पहुंचेगी, धरती तक पहुंचेगी तो हमारी स्किन पर भी पड़ेगी, और स्किन पर पड़ेगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर और दूसरी बीमारी एक और हो जाएगी साथ साथ में, क्योंकि ये किरणें आएगी तो आंखों पर भी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस कई बार ये भी पूछते हैं कि ओजोन परत की मोटाई कम होने से कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। तो एक तो स्किन कैंसर है, दूसरा मोतियाबिंद है, जिसको हम कैटेरेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो भी आंखों पर भी पड़ेगी वो। तो मोतियाबिंद रोग और स्किन कैंसर, ये ओजोन परत की मोटाई कम होने से तेजी से फैल सकता है। अब 2 चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है प्राय, एक तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं और एक ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, क्योंकि इसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, ये कवच कमज़ोर पड़ गया तो पूरा का पूरा अर्थ पर जो है वो खतरा हो जाएगा। तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, कोई बता सकता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर। और ओजोन परत की मोटाई सबसे पहले एक वैज्ञानिक था मिस्टर डॉप्सन, उसने मापी थी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन परत पतली है, मोटी है, इसको हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें नहीं मापते, इसको हम किस में मापते हैं, डॉप्सन इकाई के अंदर। तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में। और ओजोन परत बचाओ दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ओजोन परत पर अंटार्कटिका में छिद्र है, परत की मोटाई कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 बीमारियां महामारी के रूप में फैल सकती हैं। बस ये 3 इसमें ध्यान रखना है। ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ पर्यावरण का होगा। उसके बाद में पर्यावरण संगठन पूछ सकते हैं। 2 फेमस संगठन है, 2-3 एक मैंने आपको बताया, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसकी सहायता से भारत में जो है टाइगर बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट जो राजस्थान के 5 पार्कों में है। और दूसरा संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनओ की संस्था है। इसकी सहायता से भारत में जो है MAB कार्यक्रम चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम बायोस्फीयर जोन स्थापित कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में 3 जोन स्थापित हुए हैं, वैसे बायोस्फीयर जोन स्थापित कर रहे हैं। एक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारत का पहला पर्यावरण संगठन है, जिसे डॉक्टर सलीम अली ने स्थापित किया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे के अंदर भारत का पहला पर्यावरण संगठन। राजस्थान में एक ही पर्यावरण संगठन है और वो है तरुण भारत संघ, जो कि अलवर में है। वो अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है। राजेंद्र सिंह जो जल बाबा है उसने स्थापित किया था। तरुण भारत संघ राजस्थान का फेमस पर्यावरण संगठन है। फिर पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, जिसमें रेड डाटा बुक का नाम सुनोगा आपने। रेड डाटा बुक किसको कहते हैं, रेड डाटा बुक है विलुप्त होने, संकटग्रस्त, विलुप्त होने के कगार पर पहुंची,
क्वेश्चन में वो विलुप्त हो चुके पक्षी भी लिखेगा, विलुप्त हो चुके जीव भी लिखेगा, विलुप्त होने के नज़दीक पहुंचे जीव भी हो, या जिनके विलुप्त होने के का खतरा, विलुप्त होने के नज़दीक पहुंचे जीव, एंडेंजर स्पीशीज, अंग्रेजी वर्ड ध्यान रखिए, वे जीव जंतु जो एंडेंजर है, जो खतरे के संकेत, खतरे के मतलब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनका। अब इसमें नाम लिखना है, एक बार क्वेश्चन से आया था आरपीसी के अंदर कि इसमें नाम लिखना है, कौन सी संस्था इसमें नाम लिखेगी, कौन सी संस्था के पास कहेंगे कि साहब हमारा जो गोडावन है वो विलुप्त हो रहा है, आप इसका नाम लिखिए इस किताब के अंदर। इस किताब में नाम लिखाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। मैं चाहता हूं कि मेरे पास, हमारे इधर बीकानेर के अंदर हिरन बहुत थे जो लुप्त होने के नज़दीक है, कोई संस्था जाएगा कि इसका नाम इस किताब में लिखाया जाए, तो इस किताब में लिखाने के लिए किस संस्था के पास में जाएंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह संस्था जो है, कौन से जीव का नाम लिखना है इसके किताब के अंदर और कौन से जीव का नाम हटाना है, वो जो है डिसाइड करेगी। राजस्थान में जैसे गोडावन है, गोडावन तो मोस्टली राजस्थान और गुजरात दो ही जगह है। कोई भी पक्षी, चाहे इंडिया वाइड है चाहे किसी क्षेत्र वाइड है, हाँ तो कोई भी है, कोई भी जा सकता है। कोई भी पक्षी, जो कोई भी जीव कहीं पर भी लुप्त होने के नज़दीक है तो उसका इसमें नाम लिखा जाएगा। एक आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन कोई बता सकता है इसका? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसको कहा जाता है? जैव आवर्धन। देखिए, हमने क्या है, खेतों में पेस्टिसाइड्स डाला, भूमि के अंदर पेस्टिसाइड्स डालेंगे, पेस्टिसाइड्स में क्या होंगे, बहुत सारे केमिकल्स होंगे। हमने खेती की, मान लो गेहूं की, पेस्टिसाइड्स के कुछ अंश किस में आ जाएंगे, गेहूं में आ जाएंगे। फिर हमने उस गेहूं को, हमने मनुष्य खा रहा है तो पेस्टिसाइड्स के कुछ अंश किस में आ जाएंगे, मनुष्य में आ जाएंगे। और मनुष्य में जो घातक पेस्टिसाइड्स आए हैं तो मनुष्य में क्या करेंगे, 50 तरह की बीमारी फैलेंगे, 50 तरह की बीमारी फैलेंगे। पंजाब में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, पानी पेस्टिसाइड्स के माध्यम से वहाँ की फसलों में आ गया। तो इसको हम क्या करें, जैव आवर्धन। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो पूरे वर्ल्ड में स्टडी हुआ था वो था जापान। जापान को आपको पता है उद्योग बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक आइटम सारा जापान में बनता है। इलेक्ट्रिक आइटम में हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मरकरी या पारे का इस्तेमाल करते हैं। जापान में पारा खूब होता है फैक्ट्रियों के अंदर, और वो पारा जो है वो पानी के साथ में बहा दिया जाता, और पारा कहाँ चला जाता, नदी के अंदर चला जाता। पानी के साथ साथ में पानी आगे किस में जाके गिर रहा है, नदी में, किसी नाले में गिर रहा है, वहाँ चला गया। अब उस पारे वाला पानी किसी नदी में चला गया, नदी में हजारों मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी ले रही है, तो वो पारा किसके शरीर में चला गया, मछलियों के शरीर में। अब उस मछलियों को लोग खा रहे हैं। पारा तो मछली के अंदर डाइजेस्ट हुआ नहीं, वो पारा किस में आ गया, मनुष्य में आ गया। और मनुष्य में आने के बाद में पारा क्या है, तंत्रिका तंत्र का संबंधित रोग जो है, जिसका नाम था मीनामाटा डिजीज। ये जापान के अंदर बहुत तेज़ी से फैली थी, मीनामाटा रोग। तो साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, ये अचानक रोग कैसे आ गया, किस तरह से आ गया। तो पता चला कि ये मरकरी के थ्रू जो है वो आया था। ये एक जैव आवर्धन का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैव आवर्धन के हम यूज़ तो कहीं और कर रहे हैं, और वो आ का है कहीं और रहा है। हम खेत में डाल रहे हैं पेस्टिसाइड्स, और वो आ कहाँ रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है। पेस्टिसाइड फसलों में आ रहा है, और फसलों के थ्रू हमारे बॉडी में आ रहा है। और वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, DDT की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। DDT नाम सुना होगा ना, जो अपन इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े मारने के काम में लेते हैं। DDT की मात्रा बढ़ गई। इसलिए आजकल एक वर्ड और आता है जिसका नाम आता है जैव नियंत्रण। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल?
जैव नियंत्रण किसको कहा जाता है? को बता सकते हैं व्हाट इज द जैव नियंत्रण? क्योंकि हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे कोई नुकसान पहुंचेगा। डीडीटी, आजकल डीडीटी का प्रयोग खत्म हो गया लगभग। क्यों? क्योंकि डीडीटी जितना हमें प्रॉफिट दे रहा था उससे ज़्यादा हमारे को नुकसान पहुंचाने लग गया। भूमि में मात्रा बढ़ने लगी, मनुष्य के शरीर में मात्रा बढ़ने लगी, डीडीटी के प्रति इंसेक्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया, इंसेक्ट ज़्यादा इतने मरने नहीं लगे। तो फिर हमने एक नया कंसेप्ट आया, जैव नियंत्रण। इसका मतलब क्या होता है? जैव नियंत्रण, जैव नियंत्रण का मतलब है कि एक जीव की आबादी को दूसरे जीव द्वारा कंट्रोल रखना। अब मान लीजिए जैसे बीकानेर में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने पर क्या होगा? मच्छर होंगे, नेचुरली है। मलेरिया के मच्छर अपन देखते हैं घर में खूब होते हैं। मलेरिया के मच्छर होंगे, इनके लार्वा भी होंगे। मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे। मलेरिया किसी स्थान पर बाढ़ आने पर मलेरिया महामारी के रूप में फैलेगा। जहाँ पानी इकट्ठा है उस पानी के अंदर हमने क्या कर दिया? 5-7 एक गंबूसिया मछली छोड़ दी। ये सबसे फेमस मछली है। ये जो है मच्छर के लार्वा को खा जाएंगे। तो हमने मच्छर के लार्वा को मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग नहीं किया। डीडीटी के स्थान पर किसका प्रयोग किया? गंबूसिया मछली का प्रयोग किया। और ये मछली जो है सारे मच्छरों के लार्वा को खा गई। ये अपना जो लिली पॉन्ड है जहाँ पर ये करते हैं उसमें खूब सारी है। और अभी जैसे ही ये बारिश का दौर शुरू हुआ, यहाँ से कई मछलियाँ दूसरे स्थानों पर भेजी जाएगी। एक पॉन्ड के अंदर 2-4 मछली छोड़ दे, सारे लार्वा खत्म कर देंगे। तो ये जैव नियंत्रण भी आजकल हम चाहते हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें। और मच्छर की आबादी को हमने किससे कंट्रोल किया? गंबूसिया मछली से। ये घटना क्या कहलाती है? जैव नियंत्रण कहलाती। तो उस तरह से ये एनवायरनमेंट से जुड़ा है, थोड़ा लिख लीजिए आप। अशोक कृष्ण पार्क जयपुर, अशोक जयपुर। सज्जनगढ़ कृष्ण मृग पार्क उदयपुर, सज्जनगढ़ कृष्ण मृग पार्क उदयपुर। उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। पुष्कर कृष्ण मृग पार्क पुष्कर, पुष्कर कृष्ण मृग पार्क पुष्कर। चित्तौड़ कृष्ण मृग पार्क चित्तौड़, चित्तौड़ कृष्ण मृग पार्क चित्तौड़। अगला पॉइंट, कंजर्वेशन सेंटर, कंजर्वेशन सेंटर, कंजर्वेशन सेंटर 29। कंजर्वेशन सेंटर कितने हैं? 29। किसी पर्टिकुलर पक्षी जीव को सुरक्षित रखने के लिए। पहला लिखिए, जोड़बीड़ कंजर्वेशन सेंटर गिद्ध, जोड़बीड़ जो बीकानेर में है सबसे फेमस, जोड़बीड़ कंजर्वेशन सेंटर, जोड़बीड़ कंजर्वेशन सेंटर बीकानेर। गिद्ध। दूसरा लिखिए, सुंढा माता कंजर्वेशन सेंटर जालोर, सुंढा माता, सुंढा माता कंजर्वेशन सेंटर जालोर, सुंढा माता कंजर्वेशन सेंटर जालोर। भालू, भालू, मनसा माता कंजर्वेशन सेंटर झुंझुनू, मनसा माता कंजर्वेशन सेंटर झुंझुनू है। हाँ, टेम्पल के किनारे किनारे का। हाँ, मनसा माता कंजर्वेशन सेंटर झुंझुनू। लेपर्ड, लेपर्ड कहते हैं तेंदुए को, लेपर्ड।
जमाई बांध कंजर्वेशन सेंटर, जमाई बांध कंजर्वेशन सेंटर, जमाई बांध, हाँ जमाई बांध है ना, पढ़ा है अपन ने जमाई बांध, उसके आसपास जमाई बांध कंजर्वेशन सेंटर पाली, लेपर्ड के लिए, ये भी तेंदुआ। शाकंभरी कंजर्वेशन सेंटर, शाकंभरी कंजर्वेशन सेंटर सीकर, ब्रैकेट में कर दीजिए, सबसे बड़ा कंजर्वेशन सेंटर है पक्षियों के लिए, सबसे बड़ा कंजर्वेशन सेंटर है, नहीं वो अलग चीज़ है, वो इन सेटू मैं लिखाऊंगा अभी, इन सेटू एक्स सेटू वो अलग चीज़ है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन सेंटर है पक्षियों के लिए। रणखार, वेरी इंपॉर्टेंट, रणखार जालोर, रणखार, रणखार कंजर्वेशन सेंटर जालोर, जंगली गधों के लिए, जंगली गधों के लिए जालोर, जंगली गधों के लिए। गोडवाड़ कंजर्वेशन सेंटर, गोडवाड़, गोडवाड़ कंजर्वेशन सेंटर, गोडवाड़, गोडवाड़ अपन ने पढ़ा है क्या चीज़ है गोडवाड़, लूणी नदी का उपवा क्षेत्र। गोडवाड़ कंजर्वेशन सेंटर पाली, पाली, ये भी लेपर्ड के लिए, तेंदुआ, लेपर्ड। गैंगोलाव कंजर्वेशन सेंटर, गैंगोलाव, गैगोलाव नागौर, गैगोलाव, गैगोलाव नागौर, गैंगोलाव कंजर्वेशन सेंटर नागौर। जंगली भेड़ियों के लिए, जंगली भेड़ियों के लिए, ये कुछ फेमस है। अब आ जाइए मुख्य बिंदु, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बाद में चलते हैं एनवायरनमेंट पर। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, राजस्थान 13 वन मंडल में बांटा हुआ है, राजस्थान 13 वन मंडल में बांटा हुआ है। सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर और सबसे छोटा वन मंडल सिरोही है। सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, सबसे छोटा वन मंडल सिरोही है। हाँ, जो पढ़ते वो संख्या वो भी अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा वो आपका सोच। सबसे छोटा जो है वो सिरोही, चलो इसी को लिख लीजिए पहले। वन रिपोर्ट 2021, नेक्स्ट पॉइंट, इसी को लिख लीजिए पहले ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वन रिपोर्ट 2021, सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट, वन रिपोर्ट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ले रहे हैं। वन रिपोर्ट 2021, इसमें लिखिए भारत में प्रति 2 वर्ष पश्चात वन गणना की जाती है। प्रति 2 वर्ष पश्चात वन गणना की जाती है। प्रति 2 वर्ष पश्चात वन गणना की जाती है। वन गणना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा की जाती है। वन गणना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, वन रिपोर्ट 2021, जो अपने वन गणना की जो रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट 2021, इस वन गणना की रिपोर्ट क्या आ रही है, पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई, 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार देश के 3.1%, देश के 3.1, 3.1 या 3.1% वन राजस्थान में है। 3.1% वन राजस्थान में है। क्या मतलब हुआ, देश में 100 पेड़ है तो राजस्थान में कितने पेड़ है, 3 पेड़ है। देश का 3% वन राजस्थान में। आगे लिखिए, सर्वाधिक वन के 5 जिले, इसी में आगे सर्वाधिक वन के 5 जिले, सर्वाधिक वन कौन कौन से जिलों में है? सबसे ज़्यादा किस में आएगा? उदयपुर, पहले नंबर पर उदयपुर। दूसरे नंबर उदयपुर पर लिख लीजिए 23.49, 23.49, यानी उदयपुर की कितना प्रतिशत भूमि वनों से ढकी है? 23%। उदयपुर के बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 23.24, 23.24, ये राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा वन किस जिले में? उदयपुर। नंबर सेकंड कहाँ है? प्रतापगढ़। नंबर थर्ड प्रतापगढ़ में 23.24। नंबर थर्ड सिरोही 17.49, 17.49। नंबर 4 करौली 15.28, 28। नंबर 5 12, नंबर 5 12, 14.45। ऊपर अपने हेडिंग क्या डाली है? ने सर्वाधिक वनों का वाले 5 जिले है ना, उसके ब्रैकेट में प्रतिशत कर दीजिए और साथ में सर्वाधिक वनों के 5 जिले ब्रैकेट में प्रतिशत वाइज। सर्वाधिक सागवान अपने सीता माता प्रतापगढ़, सागवान का कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा सीता माता प्रतापगढ़ के। प्रतिशत कर दिया ना, वो पूछे सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस जिले में है? उदयपुर। दूसरे नंबर पर किस में है? प्रतापगढ़। अब आ जाइए न्यूनतम वनों का प्रतिशत। न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत। देखिए मैंने अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिशत अलग चीज होता है, मात्रा अलग चीज होती है। वो अपन ने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले अपन ने प्रतिशत लिया है, उसके बाद में मात्रा आ जाएगी। न्यूनतम प्रतिशत पहले नंबर पर लिखिए जोधपुर। वनों का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? जोधपुर 0.48। 0.48 मतलब क्या हुआ? 0.48 का मतलब क्या बात है? जोधपुर की 0.5% भूमि पर ही वन है। तो सबसे कम वनों का प्रतिशत कहाँ है? जोधपुर। नंबर सेकंड चूरू 0.56, चूरू 0.56। जैसलमेर 0.84, जैसलमेर 0.84। बीकानेर 0.92, बीकानेर 0.92। हनुमानगढ़ 0.96, हनुमानगढ़ 0.96।
कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 5 जिले ऐसे हैं जहां वनों का प्रतिशत 1% से भी कम है। तो सबसे कम वनों का प्रतिशत कौन से जिले में आएगा? जोधपुर के अंदर। चूरू नहीं करना यह आंसर। अब आता है मात्रा, वनों की मात्रा। मात्रा, वनों की मात्रा आगे लिखिए। सर्वाधिक मात्रा के 5 जिले। पहला लिखिए उदयपुर, अलवर, उदयपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़, बारां, चित्तौड़। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि सर्वाधिक वन किस जिले में है तो भी उदयपुर, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस जिले में तो भी उदयपुर। दोनों में आंसर ही किया गया। यहाँ आंसर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें आंसर फिर चेंज हो जाएगा। अब आ जाइए न्यूनतम वन की मात्रा। न्यूनतम वन की मात्रा, सबसे पहले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा, ये न्यूनतम वनों की मात्रा के 5 जिले हैं। तो भाई आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब वो पूछे न्यूनतम वनों का प्रतिशत कहाँ है तो क्या कहेंगे? जोधपुर। और न्यूनतम वनों की मात्रा कहाँ है तो क्या कहेंगे? चूरू। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलिए। वन वृद्धि 2019 से 2021, वन वृद्धि, वनों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई 2019 से 2021 के बीच में? क्योंकि 23-24 के डाटा तो अब आएंगे। 2019 से 2021 में वृद्धि की, तो इसमें लिखिए 621 स्क्वायर वर्ग 621 स्क्वायर किलोमीटर 621 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई। 621 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि अजमेर व पाली में, वनों में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर और पाली में। न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि जालोर और करौली में दर्ज हुई। न्यूनतम वृद्धि जालोर और करौली में दर्ज हुई। जालोर और करौली, ये एक शॉर्ट में हमारी जो वन रिपोर्ट आई है उसके बारे में आ गया। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। वन रिपोर्ट कंप्लीट हो गई 2021 है। हाँ, वन रिपोर्ट 2021। अन्य बिंदु आ जाइए आगे। वन नीति, वन नीति 2010, राज्य वन नीति 2010। इसमें लिखना है राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने वन नीति जारी की है। राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने वन नीति जारी की। वन नीति 2010। देश में सबसे पहले वन नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब हमने वन नीति जारी की तो शुरू में हमने क्या रखा डाटा? 28%। किसी ने समझा कि भाई इंडिया में ही 22% है, आप 28% कैसे लाओगे? 28% वन होने चाहिए राजस्थान के अंदर। तो फिर राजस्थान सरकार ने अपनी वन नीति में संशोधन किया। अभी हमारा टारगेट कितने का है? 20%। राजस्थान की 20% भूमि वनों से ढकी जाए। और अपन ने पढ़ा है शुरू में पहली लाइन ये लिखाई है, कितना परसेंट भूमि पर वन है? 9%। हमारे यहाँ कितना परसेंट भूमि पर वन है? पहली लाइन मैंने इसी टॉपिक की ये लिखा है 9.6%। तो हमारे यहाँ है 9.6%।
और सरकार का टारगेट कितने का है? 20% का, 20% का, जबकि पहले सरकार ने टारगेट बनाया 28%। फिर वैज्ञानिकों ने समझा कि ये संभव नहीं, इतना जल्दी कई सालों लग जाएंगे, एक बार छोटे छोटे स्टेप में चली, तो सरकार ने 20% का टारगेट। तो इसमें आप एक ही लाइन ध्यान रखिए, 2010 में पहला राज्य है, 20% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है, 20% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य हमारा जो है वो 20% रखा गया है। अगला पॉइंट लिखिए, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म, आजकल वर्ड इको टूरिज्म काफ़ी पॉपुलर है। इको टूरिज्म, ECO, इको, आगे टूरिज्म, इको टूरिज्म। क्या मतलब होता है इको टूरिज्म? नहीं, इको मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, इको मतलब इकोलॉजी है। इको का मतलब क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पर्यावरण से जुड़े संस्थाएं। हमारी सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक इकोलॉजिकल क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अभी हमारा पर्यटक आता है, कहाँ जाता है? जूनागढ़ चला गया, लालगढ़ पैलेस देखने चला गया, उसको गजनेर भेजा जाए, उसको बीकानेर के दौरों में भेजा जाए, उसको, ताकि वो क्या है, उसको थोड़ा इकोलॉजिकल साइट। तो इसके संदर्भ में तो लिखिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों के समीप, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों के समीप लवकुश वाटिकाएं स्थापित की गई है। लवकुश वाटिकाएं, वन क्षेत्रों के समीप लवकुश वाटिकाएं। लवकुश वाटिकाएं क्या होगी? एक तरह से होटल टाइप होगी, जो नेचुरल तरह से होगी। लवकुश वाटिकाएं स्थापित की गई है। एक वाटिका पर 2 करोड़ खर्च होगा। एक वाटिका पर 2 करोड़ खर्च होगा, स्थापित की गई है। समझ में आया इस लाइन का? किसी को अर्थ समझ में नहीं आया हो? इको टूरिज्म समझ में आ गया ना? कि हमें टूरिस्ट को जूनागढ़ नहीं दिखाना है, हमें उसको क्या कहाँ दिखाना है? लालगढ़ पैलेस या धोरे दिखाना है। तो अब वो जाए तो रहे कहाँ पे? कोई स्पेस तो होना चाहिए रहने के लिए, तो उसके लिए क्या है? लवकुश वाटिका। तो सरकार की नीति है इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। 2 करोड़ खर्च होंगे, एक वाटिका निर्माण पर 2 करोड़ खर्च होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसी पॉइंट के अंदर? अगला पॉइंट लिखिए, हाँ, इको ये लवकुश वाटिकाएं बिल्डिंग कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं। इको टूरिज्म एक पॉलिसी है सरकार की। सरकार की नीति है कि हम पर्यटकों को वहाँ ले जाएं जो जंगल के अंदर इलाके हैं। समझ में आ गया ना? पर्यटकों को हम जूनागढ़ दिखाने के लिए तो है ही जी, उसको हम वहाँ ले जाएं। अपने यहाँ आसपास के जंगल भी तो बहुत फेमस। अब आपने आजकल नाम नहीं सुना रायसर, जहाँ पर आजकल वो क्या है, दौरों के अंदर वो फायर कैंप वगैरह, कैमल फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं, तो वो क्या है? इको टूरिज्म है। तो विदेशी जो पर्यटक आते हैं, अब देखिए यूरोप है, यूरोप के अंदर डेजर्ट्स नहीं है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई रेगिस्तान ही नहीं है। उनके लिए, अब हमारे बीकानेर के लिए, जो बीकानेर से बाहर नहीं गया हुआ या राजस्थान से बाहर नहीं गया हुआ, उसके लिए समुद्र देखना बहुत बड़ी चीज़ होगा। हमारे यहाँ क्या है? समुद्र नहीं है। अब जिसने राजस्थान से बाहर नहीं गया, वो सोचता है समुद्र कैसा होगा, कैसे पानी के ऊपर नीचे आता होगा। इसी तरह से जो यूरोप से आता है, उसको देखता है, वो जानना चाहता है कि डेजर्ट कैसा होता है। तो उनको बिल्डिंग्स तो दिखा दी, बिल्डिंग दिखाने के बाद में क्या करें? उनको रेगिस्तान में घुमाओ, तो अपने इधर लाडेरा, रायसर और ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर उनको ले जाए। तो इसके लिए क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। राजस्थान डेजर्ट्स का एरिया है। यूरोप के लोग, राजस्थान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन से देश से आते हैं? सबसे ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान में किस देश से आते हैं? नहीं, यूरोप तो महाद्वीप हो गया, देश की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रांस से आते हैं। फ्रांस में डेजर्ट है ही नहीं, तो वो आएगा तो डेजर्ट देखना चाहेगा। वो सोचा है बीकानेर गया तो डेजर्ट तो देख लूँ। अब वो डेजर्ट देखना चाहता है, आपके पास घुमाने के लिए जगह ही नहीं है। वो चला गया मान लीजिए, तो उसको ठहराने के लिए कोई स्पेस नहीं है। वो चाहता है 2 दिन मैं डेजर्ट्स में ठहरूँ। जैसलमेर के सम क्षेत्र में पर्यटक क्यों 10 दिन तक ठहरते हैं? क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो कम से कम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो डेजर्ट्स हो।
अब दूसरा, बीकानेर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बीकानेर में नाइट टूरिज्म नहीं है। 5 बजे जूनागढ़ सब बंद हो गए, अब वो कहाँ घूमे? जगह नहीं है उसके पास घूमने के लिए। आप जाइए, उदयपुर जाइए, अजमेर जाइए, पुष्कर जाइए, नाइट टूरिज्म आपको खूब मिलेगा। लाइट एंड साउंड शो चल रहे हैं, कालबेलिया डांस शो चल रहे हैं, ये सब लाइट एंड किसके लिए है? नाइट टूरिज्म के लिए। हम चाहते हैं कि पर्यटक यहाँ रहे, बीकानेर में ठहरे, 2 दिन रहेगा तो खर्चा करेगा वो, तो हमारा जेब भरेगा। तो वो रहेगा कैसे जब उसको रहने के लिए कोई माध्यम बनाए? तो क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे दें, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दे दें, ताकि वो यहाँ रहे, पैसा खर्च करे और उनको बेवकूफ़ बनाए इस तरह से। जो तो ये अपनी पॉलिसी है। आगे, नेचर पार्क जोधपुर, नेचर पार्क जोधपुर, उसको नेचर पार्क दिखाएं तो नेचर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? जोधपुर। कैक्टस गार्डन, बस इतना ही लिखना, नेचर पार्क की स्थापना जोधपुर। अगला पॉइंटों में है, अपने महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं। कैक्टस गार्डन कहाँ है? राजस्थान में है, कुलधरा जैसलमेर। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर, कुलधरा जैसलमेर। बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है? बटरफ्लाई पार्क जयपुर। इकोलॉजिकल पार्क इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर। अगला, सत्याग्रह उद्यान पाली। स्नेक पार्क, कल मैंने लिखा भी दिया साथ, स्नेक पार्क कहाँ लिखा था? कोटा। स्नेक पार्क, देश का सबसे बड़ा एनाकोंडा लाए जाएंगे यहाँ पर, देश का सबसे बड़ा स्नेक पार्क कोटा। कैलाश सांखला स्मृति वन, नेक्स्ट, कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर, कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर। इस व्यक्ति पर बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, हु इज कैलाश सांखला? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्यों फेमस है ये? इसी के नेतृत्व में जो अपने टाइगर रिजर्व बनाए ना 5, पहले 4 थे, उससे पहले 3 थे, अब 5 हो गए। ये टाइगर रिजर्व कार्यक्रम, टाइगर को प्रोटेक्शन, ये सब किसने शुरू किया था? कैलाश सांखला। तो इस व्यक्ति के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, कैलाश सांखला। यह टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है। कैलाश सांखला के बारे में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है। पद्मश्री से सम्मानित है, पद्मश्री से सम्मानित है। पद्मश्री से सम्मानित है। लास्ट में लिख लीजिए आप, चर्चित दिवस, फेमस प्रमुख पर्यावरण से जुड़े दिवस। 21 मार्च कौन सा दिवस आता है? 21 मार्च वानिकी दिवस, 22 मार्च कौन सा दिन होता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, 22 अप्रैल बहुत फेमस दिन है, 22 अप्रैल
पृथ्वी दिवस, पृथ्वी को बचाइए, सेव द अर्थ, सेव द प्लेनेट, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं इस दिन 22 अप्रैल को। सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाइए, पृथ्वी दिवस। 21 मई 21 मई जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर है, 17 सितंबर है? 16 सितंबर कौन सा दिन के रूप में बनेंगे? ओजोन परत बचाओ दिवस, ओजोन परत बचाओ दिवस। 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह। 1 से 7 अक्टूबर हम वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, वन्य जीवों के बारे में अवेयरनेस के लिए, वन्य जीव सप्ताह। अगला पॉइंट है, एक ही लाइन के अंदर है, एक लाइन लिख लीजिए, वन महोत्सव, वन महोत्सव, वन महोत्सव को बता सकते हैं भारत का पहला वन मंत्री कौन बना था? भारत का पहला वन मंत्री कौन था? एक आप शिक्षा से जुड़े हो, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री बने थे और राधाकृष्णन पहले शिक्षा आयोग के चेयरमैन बने थे, जो बाद में पहले उपराष्ट्रपति बने थे। और वन मंत्री बने थे KL मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। इन्होंने जो है वनों को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव शुरू किए थे। तो वन महोत्सव लिखिए, भारत के प्रथम वन मंत्री KL मुंशी द्वारा, भारत के प्रथम वन मंत्री KL मुंशी, KL मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी 1950 में शुरू किया गया था। KL मुंशी द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। वन महोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वन महोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आगे फिर इसको कल अपन पर्यावरण के बारे में लेंगे इसके